नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर्म ज्ञान में। तो दोस्तों, कल के दिन में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था यूपीएससी आईएएस का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए। उसमें मैंने ओबीसी एनेक्सर वाला पार्ट छोड़ दिया था। उसके बारे में मैंने आप लोग को नहीं बताया था कि उसमें क्या क्या भरना है। मैंने सीधे उसको नो करके ही और सारा फॉर्म आगे बढ़ा के आपको फॉर्म दिखा दिया था कि कैसे फॉर्म कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ओबीसी एनेक्सर वाला जो पार्ट है वो आपको कैसे फिलअप करना है और क्या क्या उसमें स्टेप है, क्या क्या पार्ट है, वो सारे पार्ट्स को आपको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी तरफ है, इसी स्टेप को हम लोग आज पूरा करेंगे। तो इसको बड़ा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल चीज है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से वही एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ओबीसी एनेक्सर। तो दोस्तों, ये हमारा ओबीसी एनेक्सर वाला पार्ट यहाँ पर खुला हुआ है जिसको हमको फिलअप करना है। तो इसको हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि हमको दो ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको हमको एक बार रीड कर लेना है क्लिक करके। तो मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर पहला वाला खोला हुआ है। तो ये जो है ऑफिस मेमोरेंडम, ये आपका इनकम क्राइटेरिया है कि ओबीसी की इनकम क्राइटेरिया क्या होगी, उसके रिगार्डिंग ये ऑफिस मेमोरेंडम है। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जो दूसरे नंबर का है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट देखिए, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका ओबीसी मतलब एनसीएल के लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में ऑफिस मेमोरेंडम है। तो इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इसको भरने की ओर। यहाँ पर नीचे आप एक चेक बॉक्स देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ आई हैव अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द aforementioned aforementioned OM and confirm that I belong to OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी। तो इसको हमको यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक कर देना है। यहाँ तक अभी तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सभी लोग कर ही लेंगे। जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके बाद आपका बेसिक डिटेल वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर की मांगेगा। तो आपको अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी उनके आधार में हो, पैन में हो, हाई स्कूल की मार्कशीट में हो। या नहीं पता है, आधार पैन हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तो अपने फादर से पूछ लीजिए। उसके हिसाब से आप अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए। मैं एक ऐसे ही कोई भी डाल देता हूँ रेंडमली। आप लोग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो फादर की वही डालिएगा। इसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर, तो ये भी आपको डाल देना है, मदर की डेट ऑफ बर्थ। तो इसी प्रकार से आप लोग डाल दीजिएगा। आप पूछ रहे हैं वेदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन नंबर। तो आपके फादर का अगर पैन कार्ड बना है तो इसको यस कर दीजिए, नहीं बना है तो इसे नो कर दीजिए। वैसे तो आजकल तो लगभग लगभग जिसका बैंक अकाउंट है उसका पैन कार्ड बना ही होता है। तो आप लोग को अगर बना है तो इसको यस कर देना है और नहीं बना है तो नो कर देना है। और यस करेंगे तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है। तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। इसी तरह से आप लोग मदर में भी करेंगे। तो इसको भी यस या नो करना है और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेसिक डिटेल, सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी आई थिंक आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोफेशन ऑफ फादर में। ये आपके फादर का प्रोफेशन यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से ये दिखाई दे। प्रोफेशन ऑफ फादर में देखिए रेड कलर से लिख रहा है, प्लीज राइट एग्जैक्ट प्रोफेशन ऑफ योर फादर सच एज गवर्नमेंट सर्वेंट, लॉयर, शॉपकीपर एटसेट्रा। If the candidate's father is engaged in any business profession, then write the exact business profession like agriculture, doctor, chartered accountant, ग्रोसरी शॉपकीपर, बिल्डर एटसेट्रा। मतलब आपको अपने फादर का यहाँ पर प्रोफेशन लिखना है। वो कोई भी हो सकते हैं। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दीजिए। और अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन लिख दीजिए। अगर वो कोई क्या कहते हैं प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आप यहाँ पर वो लॉयर लिख दीजिए।
मतलब वो उसका प्रोफेशन लिख दीजिए, जैसे डॉक्टर है तो आप सीधे यहाँ पर डॉक्टर लिख दीजिए, सॉरी डॉक्टर लिख दीजिए। ठीक है, इन केस अगर वो खेती या किसान है तो यहाँ पर आपको सीधे एग्रीकल्चर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वो किसी प्रोफेशन या मतलब सिंपली आपको फादर का प्रोफेशन डालना है। अगर वो कोई काम अपना खुद का काम कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दीजिए, बिजनेसमैन लिख दीजिए, दुकान है शॉपकीपर लिख दीजिए, इस तरह से। और अगर वो रिक्शा चलाते हैं तो आपको रिक्शा पुलर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अगला है वेदर योर फादर इज वाज इन सर्विस। तो आपके पिताजी क्या किसी सर्विस में है या किसी सर्विस में थे। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो अगर आपके फादर हैं सर्विस में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। पहले मैं नो वाला बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी किसी सर्विस में नहीं है तो आप अगर इसको नो करेंगे तो नो करने के बाद ये आपकी सारी समस्या यहाँ ओबीसी एनेक्सर की खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा इसको, यह आपकी सारी समस्या ओबीसी एनेक्सर खत्म हो जाएगी, क्योंकि नो करते ही आपके ये सारे पार्ट यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आप कुछ भी, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। तो ये सारे पार्ट बंद हो जाएंगे, सीधे आप लोग पहुंच जाएंगे फादर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। ठीक है, अब वापस हम लोग आते हैं, अब सीधे यहाँ पर आएंगे वापस उस पे। अब बात होती है कि अगर पिताजी सर्विस में हैं या थे तो हमको इसको यस करना है। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट में, इफ इन सर्विस वेदर ही वाज वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑब्लिक ऑटोनोमस बॉडी ऑब्लिक बैंक इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एडेड स्कूल अदर्स। तो यहाँ पर उनका एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर टाइप आपको भरना है कि वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट कर, मतलब किस तरह की सर्विस में है। तो यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में सारी चीजें दी हुई है, अकाउंटेंट है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, होम मेकर भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे कुछ नहीं करते केवल घर पे ही काम करते हैं तो होम मेकर है। तो अगर कुछ नहीं करते होंगे तो यहाँ पर आप ऑलरेडी यस क्यों करेंगे, नो ही करेंगे, तो वो तो बात यहाँ से खत्म ही हो जाती है। लीगल प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है। यहाँ हम चलते हैं सीधे सर्विस वालों के ऊपर, तो आपको यहाँ पर सर्विस डाल देना है, सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट या सर्विस स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं, प्लीज राइट फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी बैंक यूनिवर्सिटीज इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लीज प्रोवाइड नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट आल्सो। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम 250 करेक्टर में उस संस्था का नाम लिखना है जहाँ पर आपके पिताजी कार्यरत हैं। जैसे मैंने ऊपर सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट डाला है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट, या और भी हो सकता है, इंडियन रेलवे हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपना जो भी डिपार्टमेंट पिताजी का होगा यहाँ पर लिख देंगे। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये हम लोग का टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आप कॉमा लगा के टेलीकॉम मिनिस्ट्री ये डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले पे आते हैं हम, नेम ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब उनको जॉब मिली थी, तो उसका उस जिस पोस्ट पे उनका मतलब सिलेक्शन हुआ था, जॉब उन्होंने पाई थी, तो वो पहली पोस्ट क्या थी। तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट हो सकती है, मान लीजिए पोस्टमैन थे, वो पोस्टमैन के पद पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको डाल देना है। तो ये आपको पहली पोस्ट आपको नहीं पता है तो अपने फादर से कंसल्ट कर लीजिए कि उनकी जो जब उनको जॉब मिली थी तो उनकी पहली पोस्ट क्या थी। ठीक है, आप पूछा ग्रुप ग्रुप ऑफ द पोस्ट, मतलब ग्रुप ए बी सी और डी। हमारा जो इंडियन सिस्टम है इसमें जो हम लोग का गवर्नमेंट जॉब होती है तो वो ग्रुप वाइज डिवाइड होती है। ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है, ग्रुप डी होता है। तो यही पूछा है, टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मतलब आपको यहाँ पर
एग्जाम्पल भी दे रहा है, देखिए ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहा है ए, मतलब इसी तरह से आपको डालना है जिस ग्रुप में था। तो मान लीजिए पोस्टमैन मैंने डाला है तो ये सी ग्रुप हो गया, और इसमें कॉमा लगा के फिर हमको किस ईयर में अपॉइंटमेंट हुआ था, वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। तो आप कोई भी ईयर जिस ईयर में हुआ हो, तो जैसे मान लीजिए 1980, तो हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप हो गया और अपॉइंटमेंट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कह रहा है इफ पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लासिफाइड एज ग्रुप ए बी सी और डी, whether the post to which the father was appointed by direct recruitment is comparable or equivalent to any group A, B, C or D post in government as per DOPT ओम नंबर फलाना फलाना। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके फादर की जो जॉब थी वो किसी भी कैटेगरीज में डिवाइड नहीं है, ए बी सी या डी किसी भी कैटेगरीज में डिवाइड नहीं है, और गवर्नमेंट ने उसे किसी अन्य कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो क्या उसका जो आपके पास प्रूफ है, मतलब जो कागज वगैरह होता है, तो वो आपके पास, आपके फादर के पास अवेलेबल है? तो अगर है तो आप इसको यस कर दीजिएगा, और नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, और यस करना है तो यहाँ पर आपको उसका कागज का, मतलब जो भी ऑफिस मेमोरेंडम वगैरह नंबर होगा वो यहाँ पर लिख देना है, और उसको यहाँ पर फाइल को यहाँ पर अपलोड भी कर देना है। नेक्स्ट में चलते हैं। If the father has retired, resigned, or terminated from service, the details of present status from the time of retirement, resignation, termination, if re-employed, mode of re-employment। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहा है कि क्या आपके पिताजी रिटायर हुए हैं, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या टर्मिनेट किए गए सर्विस से। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा कोई कंडीशन है, जैसे मान लीजिए अभी भी जॉब में है, तो ये कंडीशन आपकी खत्म हो गई, तो यहाँ पर आपको सीधे नो कर देना है। ठीक है दोस्तों, या छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। और अगर वो रिटायर हो गए हैं, या फिर सर्विस से टर्मिनेट किए गए हैं, या इस्तीफा दिया गया है, तो उसका आपको यहाँ पर कारण लिखना है। और अगर वो उसके बाद उन्होंने कोई रीएम्प्लॉयमेंट, मतलब दोबारा कोई जॉब किया है, तो यहाँ पर रीएम्प्लॉयड आपको लिख देना है। रीएम्प्लॉयड आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए सर्विस खत्म हो गई, रिटायर हो गए पिताजी, तो आपको यहाँ पर रिटायर्ड लिख के, वो सॉरी रीएम्प्लॉयड यहाँ पर लिख देना है। उससे मतलब हो जाएगा कि आपका वो पिताजी रीएम्प्लॉयड हो गए हैं। ठीक है, अगर अभी भी जॉब में है तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर नो लिख दीजिए। अगला, whether the father has had been in employment in any international organization like UN, Select, IMF, World Bank, if yes, duration of such employment। तो यहाँ पर पूछता है कि क्या आपके फादर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कोई जॉब किया है। तो अगर किया है तो इसको आपको यस करना है, और यहाँ पर उसका डिटेल देना है। अगर नहीं किया है तो इसको नो कर देना है। सिंपल सी बात है, अभी तक ऐसी कोई परेशानी वाली बात इसमें आई नहीं है कि उसमें बहुत कुछ ज्यादा परेशानी हो। अब अगला आ रहा है, इफ फादर इज डेड, अगर आपके पिताजी मृत हो चुके हैं, तो डेट ऑफ हिज डिमाइज, मतलब उनकी जो मृत्यु की डेट होगी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, अगर वो डेथ उनकी हो चुकी है। और नहीं हुई है तो इसको ऐसे छोड़ देना है। अब, इफ फादर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपिटेशन वाइल इन सर्विस, तो अगर आपके पिताजी सर्विस, अपनी सर्विस पीरियड के दौरान किसी ऐसी बीमारी से, मतलब हो गए हो, अपंग वगैरह हो गए हो, जो आगे उन्हें सर्विस नहीं जारी कर पाए, तो ये है। तो इसको भी यस या नो आपको करना है। हुआ है तो आप यस कर दीजिए। अगर हुआ है, यस करेंगे, तो आपको यहाँ पर वो डेट देनी होगी जिस डेट से वो अपंग हुए हैं, परमानेंट डिसेबल हुए हैं, तो वो आपको डेट यहाँ देनी होगी। नहीं हुआ है ऐसा कुछ तो आपको इसको नो कर देना है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर डालना है नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ द पोस्ट एंड इक्विलेंस ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर आपको अपने फादर की डेट वो डाल देनी है, पोस्ट का नाम और उसका ग्रुप। ठीक है दोस्तों, फिर पे स्केल ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर पे स्केल डाल देना है, जो भी पे स्केल चल रहा हो। और फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रमोशन टू द पोस्ट, फॉर्मेट ये दिया हुआ है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ डाल देना है। एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, तो यहाँ पर आपको एज डाल देना है पिताजी की, जब भी आपका उनका प्रमोशन हुआ हो या अपॉइंटमेंट हुआ हो।
मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट अदर्स। तो ये मेथड आपको डालना है कि उन्होंने कोई परीक्षा दी थी, कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, या प्रमोशन के जरिए हुआ था, या फिर आजकल थोड़ा सा अनुकंपा वाली होती है, जैसे फादर की जगह नौकरी मिल गई तो उस तरह से, तो वो मेथड डाल देना है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है तो यहाँ से आप ऐड करके डाल सकते हैं। और अगर इसमें नहीं भी आपको डालना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। तो यहाँ पर कह रहा है वेदर फादर ऑफ द कैंडिडेट होल्ड्स और हैज एवर हेल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होता है दोस्तों? संवैधानिक पद, सांसद, एमएलए, विधायक, ये सब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, राज्यपाल हो गया, ये सब। तो अगर उसमें किसी जॉब में रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद अगर आपका यस है तो यहाँ पर उस पोस्ट का आपको नाम देना है। इफ यस, नेम ऑफ द पोस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग द पोस्ट, और उसकी ड्यूरेशन देनी कि कब से कब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे हैं। नहीं रहे हैं तो आपको इसको यहाँ पर नो कर देना है। नेक्स्ट आएगा फादर्स आर्म्ड फोर्स पैरामिलिट्री सर्विसेज। अब इफ फादर इज वाज इन द रैंक ऑफ कॉलोनल एंड अबव इन द आर्मी एंड टू द इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नॉन नेवी एंड द एयर फोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। तो पूछा कि अगर आपके पिताजी कर्नल रैंक या उससे ऊपर की किसी रैंक में आर्मी में रहे हो, या एयरफोर्स में या नेवी में रहे हो, या पैरामिलिट्री फोर्स में रहे हो, तो उसका विवरण देना है आपको। तो अगर है ऐसा तो यस करिए, और फिर उसमें नीचे आपको देना होगा इफ यस, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम देना है, एंड ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग द पोस्ट, ड्यूरेशन उसकी देनी है पोस्ट की। नहीं है तो इसको नो कर देना है दोस्तों। अब इसी तरह से आपका देखिए आगे आ जाता है प्रोफेशन ऑफ मदर। तो ये सेम वैसा ही है जैसे प्रोफेशन ऑफ फादर था, अभी मैंने पूरा बताया, वही सेम यहाँ पर है। तो वही उसी तरह से आपको देख लेना है। अगर वो किसी जॉब में है मदर, तो उसमें आपको पिताजी का जैसे मैंने भी बताया तो वैसे ही आपको करना है। जॉब में नहीं है तो सीधे सीधे आपको हाउस वाइफ यहाँ डाल के, अगर वो कोई जॉब नहीं करती है तो हाउस वाइफ यहाँ डाल के सीधे आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो ये पूरा आपका बंद हो जाएगा मदर वाला भी। है तो वैसे ही जैसे अभी आपने मैंने बताया कि पिताजी का जैसे डाला था, तो वैसे ही सेम सारी चीजें यहाँ भी दी गई हैं उसी टाइप की। वो सारी आपको देख लेनी है, बार बार बताने से वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं इस मदर वाले पार्ट को छोड़ दे रहा हूँ। तो ये वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने फादर वाले को बताया था। वही आ रहा है, देखिए मदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और मदर आर्म पोस्ट, ये सब वही है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चरल लैंड वाला। तो हम इसको अब लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों अब आप लोग आते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले, वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर पेरेंट्स की बात कर रहा है, यानी माता पिता दोनों। तो वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नो करेंगे तो आपका सारा ये ऑप्शन नीचे वाले बंद हो जाएंगे, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर लैंड होती ही है। तो अब हम देखते हैं यस में क्या क्या ये कह रहा है। यस करेंगे तो यहाँ पर अगला ऑप्शन पूछता है एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ओन्ड बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर। तो मतलब सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इरिगेटेड लैंड किसे कहते हैं। दोस्तों इरिगेटेड लैंड वो लैंड होती है, वो भूमि होती है जहां पर हम लोग सिंचाई करते हैं। मतलब जो सिंचित भूमि जिसे कहा जाता है, सिंचित भूमि होती है जिसपे सिंचाई संभव हो सके, कृषि संभव हो सके। तो ये हमारा वही इरिगेटेड लैंड कहलाता है। तो उसी का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ओन्ड बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर। तो उसका हमको एरिया डालना है। अब यहाँ पर ऐसे भी कुछ भी एरिया नहीं डाल देना है हमको दोस्तों। आप ओबीसी एनसीएल का फॉर्म भर रहे हैं, ओबीसी एनसीएल के तहत भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको क्या करना है, इसका एरिया क्या होता है, जो इसका जो लिमिट वगैरह है ना, ये सब अलग अलग लिमिट होती है अलग अलग स्टेट की। तो ये गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, गूगल में आप सर्च कर लीजिए। जैसे देखिए मैंने सर्च किया हुआ है, इरिगेटेड लैंड ऑफ लिमिट, इरिगेटेड लैंड लिमिट फॉर ओबीसी एनसीएल इन उत्तर प्रदेश। मैंने यूपी का सर्च किया है, आप अगर किसी और स्टेट से हैं, तो आप किसी और स्टेट का यहाँ पर डाल के नाम सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गूगल का आ गया है, उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा है अभी
यहाँ पर सबसे नीचे पर नॉन क्रीमी लेयर देखिए दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है, सिंचित भूमि सीमा कितनी होनी चाहिए, 6.2 हेक्टेयर से कम, मतलब लेस देन का बना हुआ है साइन, तो 6.2 हेक्टेयर से कम की होनी चाहिए, ये एनसीएल के लिए पात्र होगा। तो वही आपका 6 हेक्टेयर के आसपास रहता है। तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास मतलब 6 हेक्टेयर नहीं लिख देना है, आपके पास कम है तो आप कम लिख दीजिए। मैंने आपको बताया कि 6 हेक्टेयर से तक आप पात्र रहेंगे एनसीएल के लिए, उसके ऊपर लिखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा एनसीएल ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 6 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है एरिया ऑफ द अनइरिगेटेड लैंड ओन्ड बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर। अब आ गया अनइरिगेटेड लैंड। तो अनइरिगेटेड क्या हुआ, असिंचित भूमि, जहाँ पर कृषि नहीं कर सकते, जो कृषि योग्य नहीं है, जहाँ पर सिंचाई नहीं हो सकती। तो इसका भी हमको यहाँ पर देख लेनी है गूगल पे जाकर कि इसकी सीमा क्या है। तो दोस्तों अगला हमारा पूछ रहा है स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट ऑफ इरिगेटेड लैंड होल्डिंग एट द प्लेस वेयर लैंड ओन्ड इज लोकेटेड। मतलब आपकी भूमि जहां पर स्थित है, वो मतलब किसी स्टेट में स्थित होगी, किसी जिले में होगी, तो वहां की स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट क्या है। तो दोस्तों जो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट होती है ना, ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। जैसे अभी मैंने आपको इरिगेटेड और अनइरिगेटेड का बताया था लिमिट का, तो वो हर स्टेट का अलग था। वैसे ही आप इसको भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा, यूपी में इसका लगभग 12 हेक्टेयर लिमिट है। तो हम यहाँ पर 12 हेक्टेयर डाल देंगे। अगर आप यूपी के हैं, अगर आप किसी अन्य स्टेट के हैं तो आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 12 हेक्टेयर आपका इरिगेटेड लैंड का है और 12 हेक्टेयर ही आपका अनइरिगेटेड लैंड का है। तो दोनों में आप इसको डाल देना है 12 हेक्टेयर। ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द लैंड इज बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड इंडिकेट वेदर कंडीशन गिवन इन क्लॉज B1 of Schedule 5 to the DOPT and TOM number 36012/22/93 established dated 8/9/1993 applies provide you details। तो ये कह रहा है कि अगर ये जितनी आपकी लिमिट होती है स्टेचुरी लिमिट, तो इसका 75%, मतलब 70 से 75% होता है ओबीसी एनसीएल के लिए। तो उसका जो 70 से 75% आएगा इसका, तो अगर आपकी जो जमीन है जो आपने ऊपर दिखाई है, ये लिमिट आपकी 70-75% से ज्यादा जा रही है, तो यहाँ पर आपको इसको वो देना है आपको। अगर नहीं जा रही है तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख देना है। नॉट अप्लाइज या नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी यहाँ पर अप्लाइज शब्द दे रहा है तो आप नॉट अप्लाइज लिख दीजिए। ठीक है। वैसे ओबीसी एनसीएल को यहाँ पर नॉट अप्लाइज ही लिखना है, क्योंकि उन्होंने ओबीसी एनसीएल में फॉर्म भरा है। तो आपको इससे ज्यादा आपकी 12 12 हेक्टेयर के 75% से ज्यादा आपको यहाँ पर भूमि अपनी नहीं दिखानी है। तो यहाँ पर नॉट अप्लाइज आपको लिख देना है। तो ये आपका एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा एनुअल इनकम इन रुपीज ऑफ फादर फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। ये ईयर वाइज हमको देना है। तो ये फादर की डिटेल है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर रहा है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर वो किसी जॉब में है, उनको सैलरी मिलती है, तो उससे जो इनकम आ रही है, तो वो इनकम आपको यहाँ दिखानी है। और याद रखिएगा इनकम में आपकी नेट इनकम आपको यहाँ पर दिखानी होगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी अगर वो जॉब में है तो आपको यहाँ पर दिखा देनी है, जो भी हो। मैं एक ऐसे ही डाल देता हूँ। तो ये जैसे सॉरी ये ईयरली पूछ रहा है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। वैसे सिंपल दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से दिखाइएगा। ये मैंने दिखाया 72,000 ईयर का। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट ही जॉब होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें आपको सैलरी मिलती है, मतलब आपकी जो मेन इनकम है वो सैलरीड है, तो वो आपको यहाँ पर दिखानी है। ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इनकम है, एग्रीकल्चर है आपके पास, खेती है, उससे इनकम हो रही है, तो ये भी आपको दिखा देना है इस तरह से सालाना। इ- इ- और फिर कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इन दोनों के अलावा एग्रीकल्चर और इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा अदर सोर्सेज, जैसे आप मान लीजिए आपके पिताजी जॉब में थे लेकिन रिटायर हो गए, अब वो पेंशन मिलती है उनको, तो पेंशन आपका अदर सोर्सेज में आएगा, तो वो आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है। जो भी आपको पेंशन मिलती है तो वो आपको यहाँ
दिखा देना है। अब दोस्तों ये सारी चीजें तो एक कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मान लीजिए किसी के पिताजी खेती करते हैं तो या जीरो हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में केवल खेती की इनकम दिखेगी, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको करना है कि आपके फादर किस में, मतलब क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। अब इसके बाद वेदर योर फादर हैज फाइल्ड द आईटीआर, इफ यस प्लीज अपलोड द आईटीआर। तो अगर आपके पिताजी ने 22-23 का आईटीआर डाला है, तो अगर डाला है तो आप इसको यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ कह रहा है वेदर द आईटीआर इज फॉर द लास्ट 3 years इन रेस्पेक्ट ऑफ योर फादर आर अवेलेबल विथ यू फॉर अपलोडिंग। तो अगर आपके पास अपलोडिंग के लिए है आईटीआर तो इसको यस कर देंगे। और ये जो नीचे अंडरटेकिंग दे रहा है इसको भी आपको टिक करना होगा अगर वो आईटीआर भरते होंगे। और अगर आपके पिताजी जैसे मृत हो गए हैं तो ये आपका सारा जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए रेड कलर में लिख रहा है इफ डिजीज्ड और नो इनकम, अगर कोई इनकम नहीं है या डिजीज्ड या मृत है तो आपको इंटर जीरो सब में जीरो कर देना है। आईटीआर नहीं भरते हैं तो नो कर देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको हर फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर भर देना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बनना है, जैसे यहाँ 60,000 किया था, यहाँ 70,000 कर दीजिए, और अगले में आप 75,000 कर दीजिए। इस प्रकार से आपको अ, भर देना है। बाकी आपका जीरो हो जाएगा। आईटीआर भरते हैं तो यस करिए, नहीं भरते हैं तो नो करिए। और इस तरह से आपका तीनों फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर ये सारा चीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ यस करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए आपको ये टिक करना होगा अंडरटेकिंग आई विल सबमिट द कंप्लीट आईटीआरएस टू द कमीशन बिफोर एट द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये आपको वहां पर दिखाना होगा, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो। आप नहीं, सॉरी, आपके फादर। अब यहाँ इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपका मदर का वैसे ही पूछेगा। अगर मदर हाउस वाइफ है तो सब में आप बिना सोचे समझे जीरो जीरो कर दीजिए सारे फाइनेंशियल ईयर में, अगर उनकी कोई इनकम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से मदर का भरा जाएगा। मदर का जॉब है तो ऊपर जैसे मैंने बताया जॉब है, या मदर का के नाम खेती है तो खेती से इनकम है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको इनकम डाल देनी है। अब नीचे आते हैं हम लोग। अब यहाँ करा अपलोड मर्ज आईटीआर फाइल। तो अपलोड मर्ज आईटीआर फाइल ऑफ फादर एंड मदर, मिनिमम साइज 50 KB एंड मैक्सिमम साइज शुड बी 300 KB। तो अगर आईटीआर भरते हैं फादर और मदर तो उनकी आईटीआर की फाइल को एक पीडीएफ में मर्ज कर लीजिए, जिसका साइज इतना होना चाहिए, 50 KB मिनिमम है और 300 KB मैक्सिमम है, उसको अपलोड कर दीजिए। नहीं भरते तो इसको छोड़ दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आते हैं हम लोग, डिटेल्स ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स। अब यहाँ पर खेती की बात हो गई, जॉब की बात हो गई, सारी बात हो गई। अब बात आती है पेरेंट्स की वेल्थ की। तो दोस्तों वेल्थ वेल्थ क्या होता है, जैसे कि आपके पास फ्लैट है कोई, या आपके पास कोई अपार्टमेंट है, और या ज्वेलरी है, बहुत सारी ज्वेलरी है, तो आप उसको अपना वेल्थ मानेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा संख्या में फ्लैट वगैरह है तो आप दिखा दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है फ्लैट कॉमा लगा के अपार्टमेंट, और कॉमा लगा के आप यहाँ ज्वेलरी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है वेदर द वेल्थ हेल्ड इज अबव द एग्जेम्पशन लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेल्थ टैक्स एक्ट। तो आपके पास जो वेल्थ है, क्या वो वेल्थ टैक्स एक्ट में जो लिमिट दी गई है वेल्थ की उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा है तो आपको यस करना है, और ज्यादा नहीं है तो नो करना है। और वैसे मैं आपको एक सजेशन दूं, तो अगर आप ओबीसी एनसीएल में फॉर्म भर रहे हैं, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाया है आपने, तो यहाँ पर आपको इसका नो ही करना है कि आपका ज्यादा नहीं है लिमिट से। फिर नीचे वेदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पेरेंट्स, इफ यस अपलोड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो यहाँ पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, प्रॉपर्टी का, इनकम का, सर्विस का, लैंड का, तो अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको यस करके यस करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको एक मर्ज फाइल बनाना होगा जो कि 50 KB से मैक्सिमम 300 KB तक होगा। उसका एक पीडीएफ आपको बनाना होगा और उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका जो फाइल नेम रखना होगा वो रखना होगा आपको डॉक्यूमेंट्री अंडरस्कोर प्रूफ। ठीक है, तो अपलोड करना होगा। नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए, तो ये आपका बंद हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फाइनल चरण में आ गए हैं, अंडरटेकिंग आ गया है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और रेजिडेंट ऑफ विलेज, तो यहाँ पर जो आपने एड्रेस में अपना विलेज डाला है वो विलेज डाल देना है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम डाल देना है।
तो अब उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स टिक करके डिक्लेरेशन आपका है, ये डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी एनेक्सर, चेक बॉक्स को टिक करना है, फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है। ये हमारा नहीं करेगा क्योंकि मैं जैसे ही इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करूंगा ये मुझे लॉग आउट कर देगा, क्योंकि काफी समय हो गया है बताते हुए, तो ये निश्चित ही लॉग आउट हो गया होगा। तो ये लॉग आउट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू नहीं करूंगा। मैंने सारे आपको स्टेप बता दिए हैं, तो उसी प्रकार से आपको भरना है। मैंने कल के वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था, वो 1 घंटे से ऊपर पहुंच गया था। अगर मैं ओबीसी एनेक्सर उसी में बताता तो वो और लंबा पहुंच जाता, वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो हो जाता। तो इसीलिए मैंने कल नहीं बताया था, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का वीडियो लोग जैसे ही सर्च करते हैं सर्च क्राइटेरिया में, तो जब इतनी ज़्यादा उसकी टाइम पीरियड देखते हैं तो वैसे ही उस वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता है। छोटा वीडियो अक्सर आदमी देख लेता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा चीज़ बता दिया है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई परेशानी आती है, कहीं आप फंसते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैट ग्रुप है जो, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ और भी लोग होंगे, डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पर आप। तो वहाँ आपको अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल। कल एक नया होगा एनेक्सर, वो होगा ईडब्ल्यूएस एनेक्सर। हमारे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मुझको बनाना है, तो वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा ईडब्ल्यूएस एनेक्सर कैसे आपको फिल करना है। तो चलिए, मिलता हूँ कल। और आप लोग से वही एक निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।